हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वनोत्पादों के बारे में, जिसमें पहला है रेशम। उसके बाद हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में रेशम के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले आप समझ लीजिए रेशम क्या है। सिल्क इंग्लिश में बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के वस्त्र, जिनका कई तरह से हमारे पूजा पाठ में भी महत्व है। स्त्रियों के लिए विशेष तौर पर ये आकर्षित करता है जो रेशा, ये तंतु, वो है रेशम, जो अपनी विशिष्टता, सुंदरता और पौराणिकता के लिए प्रमुख है। ठीक है। और इसके अलावा पुराने ज़माने में ये राजा रजवाड़ों, मंदिरों आदि में, विवाह समारोहों में, अलग अलग शुभ अवसरों पर रेशम का प्रयोग होता रहा है। भारत रेशमी वस्त्रों का, रेशम का नहीं, रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। हमारे देश में रेशमी वस्त्रों का 75% से भी अधिक उपयोग रेशमी साड़ियों के रूप में होता है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट की बात कर लें, फिर यहाँ पर आते हैं, ये आपने देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले कुछ पॉइंट रेशम के समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो रेशम कई तरह का होता है, मुख्य रूप से 4 है। आपको यहाँ ऊपर देखिए 5 लिख रहे होंगे। सहतूत, तसर, जिसको मलबेरी सहतूत को कहते हैं। इसके बाद तसर, ओक तसर, एरी और मूंगा। तो तसर, ओक तसर एक ही प्रकार माने जाते हैं कई बार, और एरी और मूंगा। तो सहतूत, तसर, एरी और मूंगा मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, वैसे 5 प्रकार हैं। सहतूत, तसर, ओक तसर एक, और एरी और मूंगा, ये रेशम के प्रकार हैं। भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और प्राकृतिक रेशम की सभी चारों किस्मों का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। कर्नाटक जो है वो भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय उत्पादन का 1/3, 1/3 से भी अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है, जिसके प्रमुख केंद्र हैं तुमकुर, डोडबालपुर, बेंगलोर और मैसूर। इसके अलावा तमिलनाडु में सिल्क, बाइबोल्टाइन, बाइबोल्टाइन क्या होता है अभी आगे बताएंगे, जिसको सफ़ेद रेशम कहते हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है, उसके उत्पादन में नंबर 1 है तमिलनाडु। इसके प्रमुख केंद्र है धर्मपुरम, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत में सहतूत यानी कि मलबरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश के जो रेशम उद्योग हैं उसमें गवर्नमेंट 50% तक सब्सिडी भी देती है। और हिंदूपुर जो है आंध्र प्रदेश का, उसे उस आंध्र प्रदेश का रेशम शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अन्य प्रमुख केंद्र हैं करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, कुरनूल, ओंगोल, आदिलाबाद, धर्मावरम, हिंदूपुर और पोचमपल्ली। बिहार में प्रमुख केंद्र हैं कटिहार व भागलपुर, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं और यहाँ पर रेशम उद्योग बहुत ही दयनीय स्थिति में। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में 9 से 10% तक रेशम का उत्पादन होता है और चारों किस्मों का उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र हैं मालदा, मुर्शिदाबाद और बांकुरा। इसमें अब मेन चीज आ जाती है, ये जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मल्टी वोल्टाइन रेशम और बाई वोल्टाइन रेशम। तो मल्टी वोल्टाइन रेशम जो होता है वो पीले रंग का होता है और वर्ष भर प्राप्त किया जा सकता है। रेशम होता क्या, आगे इसमें हम आपको बता देंगे। बाई वोल्टाइन रेशम क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता है। और मलबरी या रेशम जो सामान्य रेशम होता है सहतूत वाला, वो भारत के दक्षिणी राज्यों में, अगर ऑप्शन में आपको दक्षिणी राज्य दिए जाएं तो आप टिक लगा देना, मलबरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिणी राज्य, दक्षिण भारत के राज्यों में। और अन्य जो रेशम की प्रजाति है एरी वगैरह, वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी यानी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि में, और इसके अलावा उत्तर पूर्वी यानी कि मुख्य रूप से असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो मलबरी के अतिरिक्त जो रेशम है वो असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और जो मलबरी रेशम है यानी कि सहतूत वाला रेशम है वो दक्षिणी राज्यों में प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आप लगा देना। अब इस पे आएंगे, पहले अब बात आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रेशमी वस्त्रों की कई विशेषताएं भी होती हैं और उनके हिसाब से उन्हें जीआई टैग भी दे दिया जाता है। जैसे रेशम के कीट कैसा उसने उत्पादन किया, रेशम की बुनाई कैसी हुई,
छपाई, कढ़ाई, कढ़ाई के प्रकार, उसके बाद उनके जीआई टैग दे दिए जाते हैं। जैसे बनारसी साड़ियाँ फेमस हैं, उसी तरह कांचीपुरम अथवा कांजीवरम की साड़ियाँ फेमस है, धर्मावरम और पैठणी इत्यादि, ये सब जीआई टैग हैं और भारत के अधिकतर रेशम उत्पादों को ये जीआई टैग प्राप्त हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रेशम है क्या। तो रेशम हो या सूत हो, जैसे सूत, वो दोनों ही क्या है, प्राकृतिक वस्त्र हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्रों का हमें पता है कि सूत कपास से प्राप्त होती है, वहीं रेशमी वस्त्रों के लिए रेशम के धागे किससे प्राप्त होते हैं, रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं रेशम कीट कैसे, तो जो बनता है रेशम वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर साइंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशम क्या है, तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें रेशम के कीट अपने जीवन चक्र की इल्ली अवस्था में द्रव रूप में रहते हैं और बाहर निकलते ही ये प्रोटीन महीन, अत्यंत सुदृढ़ और अखंड तंतु का रूप धारण कर लेता है, यानी धागा नुमा संरचना बना लेता है और इसी तंतु का प्रयोग करके रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेशम के विभिन्न प्रकार इस पर डिपेंड करते हैं कि कीट जो हैं, जो रेशम कीट हैं, वो खाते क्या हैं, यानी कि कौन से पेड़ या पौधे की पत्तियां खाते हैं। और जिस प्रकार के पेड़ या पौधे की पत्तियां खाएंगे उसी हिसाब से उस रेशम का रंग होता है, उसकी गुणवत्ता होती है, उसकी मजबूती होती है। चूंकि रेशम का स्रोत प्राणी प्रोटीन है, यानी कि जंतु प्रोटीन है, तो रेशम एक प्राकृतिक प्रतिरोधक है जो ग्रीष्म ऋतु में हमें शीतलता प्रदान करती है और शीत ऋतु में हमें ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, अब रेशम कीट का जीवन चक्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र अंडों से इल्ली, इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से पतंग कीट होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, अंडों से इल्ली, इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से पतंग कीट। अंडों से जैसे ही इल्लियाँ निकलती हैं वो तेज गति से, माने बहुत, जैसे नहीं भूखे एकदम टूट पड़ते हैं खाने पर, जैसे आप लोग शादी में टूट पड़ते हैं उसी तरह से, तो इल्लियाँ निकलती हैं और तेज गति से पत्तियों को खाकर कुछ ही दिनों में अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेती हैं। और जब इल्ली परिपक्व हो जाती है तो अपनी लार ग्रंथियों से एक प्रकार का द्रव निकालती है जिसको वह अपने चारों ओर प्यूपा कोश अथवा कोकून, इंपॉर्टेंट है कोकून, अपने चारों ओर कोकून बनाती है या जिसे बोलते हैं प्यूपा कोश। इस कोश के भीतर विकसित होकर अंत में वह एक वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाता है और एक तितली जैसा, रेशम कीट एक तितली समान होता है और खोल से बाहर निकल जाता है। ठीक, ये देखिए, ये पेयरिंग होती है, इसके बाद एग लेइंग होती है, इसके बाद हैच्ड वॉर्म्स होते हैं, फिर 10 दिन के बाद ये लार्वा बनता है, फिर लार्वा बड़ा होता है, फिर ये आपको मिलता है 14 दिन के बाद कोकून, और उसके 6 दिन के बाद, मतलब स्टार्टिंग का कोकून होता है, उसके 6 दिन के बाद कोकून बनता है और 10 से 12 दिन के बाद ये फूल कर एकदम बढ़िया, और उसके बाद ये उड़ जाता है फिर से। तो इस तरह से 10 से 12 दिन में हमें कोकून प्राप्त हो जाता है। अब बात करें, इसमें कुछ भी जो आपको लिख रहा होगा, लग रहा होगा ये सब फालतू है, फालतू कुछ भी नहीं है। ये भी एक पॉइंट के तौर पर पूछ लिया जाता है, यानी कि एक मादा रेशम कीट बसंत ऋतु के आसपास 300 से 400 अंडे देती है। ठीक है, यह वर्ष भर की गतिविधि है। अंडे सूक्ष्म, चपटे, गोलाकार और हल्के पीले रंग के होते हैं जो एक तरल पदार्थ के द्वारा पत्तियों से चिपक जाते हैं। उचित ऊष्मा पाकर इन अंडों से इल्लियां निकलती हैं जो पत्तियों का भक्षण करती हैं। 1 माह तक पत्तियों की बहुत ज़्यादा मात्रा खाकर ये कुछ दिनों में परिपक्व हो जाती हैं। परिपक्व इल्ली अपने चारों ओर एक कोष या खोल या आवरण बुनना शुरू कर देती हैं और जिससे वे अपने शरीर से निकलते प्रोटीन का प्रयोग करते हैं और शीघ्रता से शरीर को घुमाती हैं। यानी कि वह जीवन चक्र का उसका महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और स्वयं की सुरक्षा के लिए कोष का निर्माण करती हैं। पूर्ण रूप से निर्मित एक कोष या आवरण एक मुलायम कोमल कपास के गोले के समान दिखाई देता है और यह संपूर्ण गोला एक लंबे अखंड धागे द्वारा बुना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से ये कई दिनों तक इसी अवस्था में पड़ी रहती हैं, उसे ही प्यूपा चरण कहते हैं। कुछ दिनों के पश्चात इस कोष से परिपक्व कीट बाहर आ जाता है और अब सबसे घटिया चीज, रेशम उत्पादक प्यूपा चरण में कोष को उबलते पानी में डालकर उससे रेशम के धागे निकालते हैं और कीट मर जाता है।
ठीक है, ये इल्लियां हैं कीट। और कोश से निकला तंतु उस रूप में उपयोगी नहीं होता, यानी कि जैसे ही उसको उबाला तुरंत उसको हम उपयोग नहीं कर सकते। उपयोगी रूप में उसे पहुंचाने के लिए कई प्रक्रियाएं की जाती हैं। पहले उसे जल में उबालकर धागों को चिपचिपे गोंद से अलग कर लिया जाता है। एक कोश से एक धागा निकलता है जो सैकड़ों मीटर लंबा होता है, जो सेरिसिन, इंपॉर्टेंट है, सेरिसिन नामक, ये रहा सेरिसिन नामक एक प्राकृतिक गोंद से जुड़ा हुआ होता है। रेशम की खेती अथवा रेशम कोष उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर अथवा रेशम कीट पालन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेशम कीट पालन करने वाले रेशम उत्पादकों की सबसे बड़ी चुनौती है इन कीटों को बीमारी तथा संक्रमण से मुक्त रखना, क्योंकि अगर बीमार कीट हो जाएगा तो उनकी उत्पादक क्षमता प्रभावित होगी और रेशम की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। अब बात करें रेशम के प्राकृतिक रंगों के बारे में, तो रेशम के मैंने जैसे पहले बताया कि जैसा वो भोजन करेंगे उस हिसाब से वहाँ पर रेशम का कलर होता है। तो रेशम के तंतुओं का प्राकृतिक रंग उन पत्तियों के रंग पर निर्भर करता है जिन्हें वे इल्ली चरण में खाते हैं। ठीक है, यद्यपि रेशम के प्राकृतिक रंग चटक एवं विविध नहीं होते हैं, लेकिन वे प्राकृतिक रंग धूमिल श्वेत से लेकर हल्के भूरे और पीले रंग के भी होते हैं। प्राकृतिक रंगों के इन तंतुओं को धोया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद फीका कर लिया जाता है, यानी कि बिल्कुल सामान्य व्हाइट जैसा कलर कर लिया जाता है, रंग उड़ा दिया जाता है और फिर उन्हें आवश्यकता अनुसार विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। प्राचीन काल में पारंपरिक रूप से प्राकृतिक वानस्पतिक स्रोतों से कई रंगों को प्राप्त किया जाता था, जैसे जिसे ऑर्गेनिक कलर कहते हैं, पुष्प, लकड़ी, बीज, रसीले फल, तने की छाल, जड़ें आदि। नीला रंग नील के पौधों की पत्तियों से प्राप्त हो जाता था। ठीक है, और मंजिष्ठा के रसीले फलों से लाल रंग के कई रूप प्राप्त होते थे, जिसमें लाल, ऑरेंज आदि। पीला रंग हल्दी, गेंदे के फूल, गौमूत्र इत्यादि से मिलते थे। तो केसर से नारंगी के विभिन्न रूप प्राप्त कर लिए जाते थे। नीले और पीले रंगों को मिला दिया तो हरा बन जाता था। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही ऑर्गेनिक थे, तो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते थे। ठीक है, और ना ही वो पर्यावरण को नुकसान होते थे। लेकिन अब इनमें रेशम को रासायनिक रंगों से रंगा जाने लगा है, जो कई बार स्किन में इचिंग वगैरह की भी समस्याएं उत्पन्न कर देती। भारत में रेशम के विभिन्न प्रकारों की बात कर लें, पहले हम देख चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। तो रेशम के दो कारकों पर निर्भर होता है रेशम का प्रकार। एक, रेशम कीटों की प्रजाति, दूसरा, रेशम कीटों ने क्या खाया, भोजन के रूप में कौन से पेड़ की पत्तियों को ग्रहण किया, उस पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, मलबरी रेशम और अन्य प्रकार। तो मलबरी रेशम की बात करें तो शहतूत वाला है। तो मलबरी रेशम एक सर्वसामान्य रेशम का प्रकार है जो वैश्विक रेशम उत्पादन का लगभग 90% है, यानी कि जो वैश्विक उत्पादन हो रहा है रेशम का, उसका 90% मलबरी रेशम ही है। भारत विश्व में मलबरी रेशम का दूसरा विशालतम उत्पादक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बॉम्बिक्स मोरी नामक कीटों द्वारा निर्मित किया जाता है, अर्थात जो मलबरी अर्थात शहतूत के पत्ते खाते हैं। नाम याद रख लेना, बॉम्बिक्स मोरी। पूछा जाता है रेशम सबसे ज़्यादा, या फिर पूछ लेंगे शहतूत का रेशम या मलबरी रेशम कौन से कीट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो बॉम्बिक्स मोरी नामक कीटों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस रेशम में एक प्राकृतिक चमक होती है, चिकनापन होता है व कोमलता होती है, जो रेशमी वस्त्रों एवं साड़ियों की विशेषताएं होती हैं। इन कीटों के पालन के लिए शहतूत की खेती की जाती है, क्योंकि शहतूत में बड़ी मात्रा में पत्तियां उपलब्ध होती हैं और इस तकनीकी को कहते हैं मोरी कल्चर। इंपॉर्टेंट है, एक इल्ली अपने जीवन काल में 500 ग्राम तक पत्तियां खा जाती है। ठीक है, मलबरी रेशम कैसा होगा? अत्यंत हल्का, कोमल एवं सशक्त होगा। अब कहीं कोमल और सशक्त मतलब फील करने में कोमल, वैसे मजबूत होगा और उस पर एक प्राकृतिक चमक होगी। वन्य रेशम की बात करें तो भारत में मलबरी रेशम के अतिरिक्त जो रेशम है उन्हें 3 अन्य श्रेणियों में बांटा गया है। हम पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं। टसर, मूंगा तथा एरी, इन तीनों को क्या कहते हैं? वन्य रेशम। ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से वन्य रेशम नहीं है, तो जहां पर आपको मलबरी लिखे वो वन्य रेशम नहीं है। बाकी टसर, मूंगा और एरी वन्य रेशम है, क्योंकि इनका संबंध वनों से है।
यहाँ रेशम के कीट अन्य वृक्षों एवं पौधों पर जीवित रहते हैं मलबरी के अलावा। इस कारण से उनसे प्राप्त रेशमों के रंग और गठन यानी कि उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है और इससे भिन्न भिन्न प्रकार के रेशम के कलर, गुणवत्ता आदि प्राप्त होती है। ठीक है, तो वन्य रेशम जो होगा वो अधिकतम उत्पादन मध्य एवं पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी जनजाति के लोग करते हैं, जिसमें असम प्रमुख है। ये जंगली कोकूनों को वनों से एकत्र करते हैं और हथकरघों द्वारा रेशम का उत्पादन करते हैं। ये देखिए ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, और ये वाला ओक टसर आपने कई बार देखा होगा आपके घरों में पौधों पर चढ़ा हुआ। आपको लगता है ये कौन सा कीड़ा है, अजीब सा आँख दिखती है, तो वही है ओक टसर। इसके अलावा मूंगा और इरी। टसर रेशम की बात करें तो मध्य भारत के टसर क्षेत्रों में उत्पादित किए जाते हैं, जिनमें से झारखंड, छत्तीसगढ़, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार प्रमुख हैं। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार प्रमुख हैं। वन श्रेणी के रेशम में टसर रेशम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रेशम बुनकरों का यह सर्वाधिक प्रिय रेशम है। जीनस एंथीरिया नामक कीट, इंपॉर्टेंट, जीनस एंथीरिया, यही पूछेंगे। टसर याद करने की ट्रिक क्या है, टसन से याद रखो, जीन्स पहन के टसन में आए तो जीनस एंथीरिया। और सबसे ज़्यादा जीन्स कहाँ पहनते, कोई बुरा मत मानना, झारखंड बिहार के लोग और ये छत्तीसगढ़ के लोग। मतलब आजकल है ना जो मॉडर्न दिखते हैं वो जीन्स कम पहनने लगे हैं। बाकी जो पिछड़े राज्य हैं जैसे झारखंड है और बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा जीन्स पहनते हैं। तो जीनस एंथीरिया नामक कीट जो है वो उत्पादन करता है टसर रेशम का, और वन्य रेशम में टसर रेशम का उत्पादन सबसे प्रमुख परसेंटेज में पाया जाता है। तो जीनस एंथीरिया नामक कीट वनों के पौधों तथा वृक्षों की पत्तियां खाते हैं और अपने कोष पर एक प्रकार के रेशम के धागे बुनते हैं। एरी रेशम की बात करें, एरी, तो एरी रेशम का उत्पादन सामिया रिसनी तथा फिलोसामिया रिसिन प्रजातियों के कीटों के द्वारा किया जाता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कोई चीज़ रिसने लगे तो हम कहेंगे एरी, तो बस ऐसे ही मैंने याद किया है, आप भी कर सकते हो। और घटिया ट्रिक है लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। सामिया रिसनी अथवा फिलोसामिया रिसिन, तो जहाँ जहाँ रिसिन लिखे ना वहीं से एरी, तो जहाँ से रिसना शुरू हो जाएगा लोग कहेंगे एरी। तो एरी रेशम सामिया रिसनी या फिलोसामिया रिसिन प्रजातियों के कीटों द्वारा बनाया जाता है। और एरी शब्द की व्युत्पत्ति होती है एरा से। एरा असमी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अरंडी। अरंडी का एक पौधा होता है। इस रेशम का संबंध अरंडी के पौधे से होता है और इस प्रजाति के कीट अरंडी के पत्ते खाते हैं और खुले कोष यानी कि ओपन कोकून बनाते हैं। ये कीट असमान एवं अनियमित कोष बुनते हैं यानी कि कोकून, और इन कोकूनों को कीटों के उड़ जाने के पश्चात उपयोग में किया जाता है। यानी कि इसमें जीव को गर्म पानी में नहीं डाला जाता है, यानी उनकी मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार के रेशम को इसीलिए प्राकृतिक अहिंसा रेशम कहते हैं, क्योंकि कोई जीव इसमें मरता नहीं है। इसे एरंड अथवा अरंडी रेशम भी कहा जाता है। ऐसा रेशम ऊबदार होता है और शीत ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्त्र होता है। ये देखिए आप देख रहे हैं टसर के कीट। अब बात करते हैं मूंगा रेशम की। तो यह रेशम अर्धपालतू मल्टीवोल्टाइन सिल्कवॉर्म, मल्टीवोल्टाइन का मतलब है जो वर्ष में एक से अधिक बार प्रजनन करे, उस कीट के द्वारा बिना जाता है, और जिसे एंथेरा अस्मेंसिस इस कीट के द्वारा असम के सुगंधित सोम एवं सुआलू एक पौधा है, उसकी पत्तियों को खाने के बाद उत्पादन किया जाता है। और देखिए मैंने बताया था मल्टीवोल्टाइन जो सिल्कवॉर्म है उसके द्वारा उत्पादित रेशम का रंग हल्का पीला हरा होता है तथा चादर एवं मेखला बुनने के लिए ये प्रमुख है चादर और मेखला बनाने के लिए। इस रेशम का उल्लेख रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों एवं महाकाव्यों में भी किया गया है। और इस रेशम उद्योग के क्षेत्र में अहोम साम्राज्य से संरक्षण प्रदान किया गया था। अहोम मतलब असम के क्षेत्र। तो इसका नाम है एंथेरा अस्मेंसिस कीट के द्वारा मूंगा रेशम का उत्पादन। अहिंसा रेशम अभी हमने बताया, ऊपर फिर से एक बार देख लीजिए। अहिंसा रेशम वह रेशम है जिसमें इल्ली अथवा कीट को डायरेक्ट उबले पानी में नहीं डाला जाता है। कोकून निकालने के लिए कीट को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है।
बल्कि कीट उस कोष से बाहर निकल आता है। उसके बाद कोष को कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उन्हें करगे में काट कर लंबा लंबा धागा तैयार किया जाता है। लेकिन इस रेशम का मूल्य अधिक होता है, अंतिम उत्पाद वही होता है, लेकिन कीट को मरने नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे अहिंसा रेशम कहते हैं। अब बात करें भारत में रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ अधिक प्रमुखता से होता है, तो विश्व की रेशम की 95% से भी अधिक मात्रा का उत्पादन कहाँ होता है? एशिया में, और एशिया में भी उसका मैक्सिमम भाग चीन एवं भारत में बनाया जाता है। ठीक है, इसमें दक्षिण एवं उत्तरी पूर्वी भारत का योगदान सर्वाधिक था। भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और असम इस रेशम उत्पादन में प्रमुख हैं। विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादन के लिए भारत को कुल 5 रेशम विभागों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। इसके अलावा हिंदी बेल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये हो गए पिछड़े वाले राज्य जो मैंने बताए थे आपको। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और उत्तर पूर्वी में बात करें असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, तो रेशम के प्रमुख प्रकार एक केंद्र के रूप में केंद्रित होते हैं, जिनमें अपने अलग अलग बुनाई तकनीक होती है, उनके रंग होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे बनारस की तंछोई एवं जमदानी, दक्कन की यानी कि दक्षिण की पैठणी, बंगाल का बालचुरी आदि। रेशम की बात करें खेती किस प्रकार है, तो रेशम लघु एवं कुटीर उद्योग है, जिनमें 70 लाख से भी अधिक कारीगर कार्यरत हैं, और इम्पोर्टेंट बात यह इनमें 60% से अधिक कारीगर स्त्रियां हैं, यानी कि ये रोजगार उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसलिए इस पर फोकस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं रेशम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, राज्य और रेशम केंद्रों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का धरवारम, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी और नारायणपीठ। असम का है सुआलकुच्ची, इंपॉर्टेंट है सुआलकुच्ची। बिहार का भागलपुर, गुजरात का सूरत और काम्बे, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, कर्नाटक का बेंगलोर, आनेकल, इलिकल, मोलकालपुरु, मोलकोट्टे, कोलेगल, छत्तीसगढ़ चंपा चंदेरी, रायगढ़, महाराष्ट्र का पैथान, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु कांचीपुरम, कांजीपुरम, कई बार आपने नाम सुना होगा यहाँ की साड़ियों का, अरनी, सेलम, कुंभकोणम और तंजौर। उत्तर प्रदेश में बनारस यानी वाराणसी, पश्चिम बंगाल विष्णुपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि। इसके अलावा हमने ऊपर अलग नाम बताए, वो भी इसमें शामिल हैं प्रमुख केंद्रों में। अब बात करें कई जो रेशम उत्पाद हैं उनसे बनी हुई कई तरह की रेशम से बनने वाले प्रकार और उनके भौगोलिक जो उनके प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो गुजरात की तंछुई की बात करें तो तंछुई जरी का नामकरण 3 पारसी भाइयों जिन्हें छुई नाम से जाना जाता था उनके नाम पर हुआ था। उन्होंने इस कला को चीन में सीखा था और सूरत में दिखाया था इससे रेशम बनाने की। तो तंछुई जरी का काम जो होता है उसमें सामान्यतः गाढ़ी साटिन बुनाई और जो बेस में वो बैगनी और गाढ़ा रंग और पूरी डिजाइन में पुष्प, लता, पक्षी आदि को मूल भाव के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद बात करें दक्षिण के मंदिर क्षेत्र का रेशम। तो दक्षिण भारत देश में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है, हमको पता है, जिसमें प्रमुख रूप से कांचीपुरम, धर्मावरम, अरणी आदि बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम मंदिर नगर के रूप में भी विख्यात है तथा यहाँ चांदी अथवा सोने की जरी के साथ साथ चमकीले रंग की भारी साड़ियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बेंगलुरु और मैसूर उत्कृष्ट प्रिंटेड रेशम के प्रमुख केंद्र भी माने जाते हैं। हथकरघे पर बुनी हुई पारंपरिक साड़ियाँ बनावट और डिजाइन की समृद्धि के लिए अलग स्थान रखती हैं। हथकरघे की बुनाई जीवंत कला का बहुमुखी और सृजनात्मक प्रतीक है। अब बात करें केंद्रीय क्षेत्र योजना की तो एक चीज याद रखो, केंद्रीय रेशम बोर्ड देश में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग के विकास के लिए 1948 के दौरान गठित एक क्या है, केंद्रीय रेशम बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। यूपीएससी में क्या पूछा था, रेशम बोर्ड की जगह चाय और कॉफी बोर्ड के बारे में पूछा था। हाँ याद आ गया, 1 मिनट मुझे आप टाइम दीजिए, नोट करना है थोड़ा सा।
चाय कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है। हाँ, अब बात करें इसका प्रमुख कार्य क्या है। अनुसंधान व विकास एवं अनुसंधान विस्तार, 4 स्तरीय रेशम कीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख रखाव, वाणिज्यिक रेशम कीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका निभाना और विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं का मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रचालों की शिक्षा, ठीक है। केवल इतना याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है 1948 तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। अभी बात कर रहे थे गुजरात के ऊपर, ये देखिए तंछुई, फिर दक्षिण के मंदिर क्षेत्रों का रेशम के बारे में। अब बात करें बनारस की जरी, यूपी वालों ने बहुत नाम सुना होगा। तो गंगा नदी किनारे स्थित बनारस अपनी सुंदर रेशम साड़ियों और जरी के लिए प्रसिद्ध है। हमें पता है, हमें मत सिखाओ। ये साड़ियाँ हल्के रंग की और उस पर पत्ती, फूल, फल, पक्षी आदि की घनी बुनाई वाली डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। और इन साड़ियों में क्लिस्ट बॉर्डर और अच्छी तरह का सजा हुआ पल्लू होता है। यह स्थान गांजी, चांदी तथा सोने के तारों से बुनी हल्की साड़ियों के लिए भी विख्यात है। और बनारस का कमखाब एक पौराणिक परिधान है। क्या? कमखाब। इसमें सोने और चांदी के धागों की सुनहरी बुनावट होती है। शुद्ध रेशम में सोने की कारीगरी को बाफ्ता कहते हैं और रंग बिरंगे रेशम में महीन जरी को आमरू कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाई कला, बांध कर रंगाई करने की कला या टाई कला कहते हैं। तो भारत में अवरोध रंगाई की तकनीक सदियों से चली आ रही है, हमें पता है। इस कला की दो परंपराएं, नंबर 1 पटोला और ईकत। तो पटोला तथा ईकत तकनीक में धागों को बांधकर अवरोध रंगाई की जाती है। बंधेज अथवा बंधनी में वस्त्रों की रंगाई की जाती है, यानी कि टाई बनाकर बांधकर, ठीक है। जिसको पटोला और ईकत दो तरह की होती हैं। उड़ीसा का ईकत, अभी ईकत की बात कर लें, और पटोला की। तो ईकत जो है वो उड़ीसा की प्रमुख कला है। तो उड़ीसा में बांधकर रंगाई करने और बुनने को ईकत के नाम से जाना जाता है, जिसमें ताने एवं बाने को बांधकर रंगों को विकीर्ण किया जाता है, यानी कि स्कैटर किया जाता है। और जैसी इसकी रंगाई है वो लगती है जैसे ब्रश से रंगा हो। और ईकत की इस बुनाई में सहतूत एवं तसर दोनों तरह के रेशम में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें पटोला की, काफ़ी नाम सुना होगा आपने पटोला, प्रॉपर पटोला। तो गुजरात के जो है वो पटोला है। पटोला जो है वो गुजरात का है। पटोला अपनी सूक्ष्मता, बारीकी और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 5 या 6 पारंपरिक रंगों जैसे लाल, जामुनी, नीला, हरा, काला व पीला के साथ साथ अवरोध विधि से ताने एवं बाने को रंगा जाता है, यानी कि टाई करके। और बेहतरीन रंग एवं आकृति से धरातल पर ज्यामितीय शैली की पूर्णता के साथ सब में पक्षी, पुष्प और पशु, नर्तक, नर्तकी आदि का सौंदर्य उभारा जाता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है नर्तक, नर्तकी। अब बात करें बंधेज का नृत्य प्रदर्शन। तो बंधेज अथवा बंधनी में महीन बुने हुए वस्त्र को कसकर बांध दिया जाता है और विशेष डिजाइन को बनाने के लिए रंगाई की जाती है। इन क्षेत्रों की साड़ी, ओढ़नी और पगड़ी में चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। कूंच की बंधनी सूक्ष्म रूप से बंधी हुई गांठ होती है और रंगों की उत्कृष्टता और डिजाइन के लिए फेमस है। तो ये हो गया। अब बात करें प्रमुख रेशम कीट और उनके द्वारा उत्पादित रेशम के बारे में। तो विश्व के कॉमर्शियल रूप में लाभ उठाए जाने वाले सेरिसिजीनस कीट और उसके खाद्य पौधे, यानी वो क्या खाते हैं। तो सहतूत रेशम कीट, जिसको बोलते हैं मलबरी रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोरी मैंने नाम बताया था। और इनका मूल स्थान जो है वो चीन है। और ये प्राथमिक खाद्य पौधा, यानी जिसको ये खाते हैं, मोरस इंडिका, एम अल्वा, एम मल्टीकॉलिस, एम बॉम्बिसिस, ठीक है। प्राथमिक खाद्य पौधे याद रहे ना रहे, मूल स्थान और वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। इसके बाद ट्रॉपिकल तसर रेशम कीट की बात करें, जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय तसर रेशम कीट, ये आता है एंथीरिया माइलेट्टा, एंथीरिया माइलेट्टा से। और मूल स्थान उसका भारत है, जो खाता है सोरिया रोबस्टा, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा और टी अर्जुन। इसके बाद ओक तसर रेशम कीट की बात करें तो ये आता है एंथीरिया प्रॉयली, और इसका भी मूल स्थान भारत है। और ये खाता है क्यूरिकस इनकाना, क्यूरिकस सेराटा, क्यूरिकस हिमालयाना, क्यूरिकस ल्यूकोट्राइकोफोरा, क्यूरिकस सेमी कार्पिफोलिया और क्यूरिकस ग्रिफ्थी। ये नाम याद भले ही न रहे, आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रॉपिकल तसर कीट का नाम है एंथीरिया माइलेट्टा और ओक तसर का है एंथीरिया प्रॉयली, और दोनों का मूल स्थान भारत है। इसके बाद ओक तसर के कई और कीट हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कीट की प्रजाति, अन्य प्रजातियां भी हैं, जिसमें है ओक तसर की एंथीरिया फ्रेस्त्री और
ओक तसर की है एंथीरिया कॉम्प्टा, ये दोनों भारतीय प्रजातियां हैं। और ओक तसर की एक है एंथीरिया पेरनेल, ये है चीन की प्रजाति। और ओक तसर की जापानी प्रजाति है एंथीरिया यामामाई, यामाहा से याद आ जाएगा, एंथीरिया यामामाई जापान की प्रजाति है। इसके बाद बात करें मूंगा रेशम कीट की, तो वो है एंथीरिया असामा और भारत ही इसका मूल स्थान है। और वो खाता क्या है, लिट्सिया पेलियंता नामक पौधा, एल सिट्राटा और मेसिलस बोम्बिसाइन। इसके बाद एरी रेशम कीट की बात करें, ये भी याद रखना है, रिसने कुछ चीज़ रिसने लगती है तो एरी, तो वही है फिलोसामिया रिसनी और मूल स्थान भारत है। ये खाता है रिसनस कम्यूनस और मणिहर्ट यूटिलिम्सा और इवोडिया फ्रोग्रेंस। ये याद न रहें, केवल 3 पॉइंट याद रखें, बस वही पर्याप्त है। तो यहाँ पर हो गया ये समाप्त। चैनल को फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे शहद, कॉफ़ी बोर्ड, चाय बोर्ड, कहवा बोर्ड, सब की बात कर लेंगे। वन उत्पादों की सारे को कंप्लीट करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।